हिस्ट्री, आखिरी वंश गुप्त वंश। इसको बेसिकली हमने स्वर्ण युग का भी नाम दिया है ना। जो आर्कियोलॉजिकल था उसमें बहुत ज्यादा विकास इस वंश में हुआ था। इस कारण से हमने बोला भी एक बेसिकली गोल्डन एरा है आपकी हिस्ट्री की। इस वंश का एस्टैब्लिशमेंट जिस शासक के द्वारा किया, ध्यान से सुने, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, फिर लिखने लिखाने की बात हम करते रहेंगे। जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने इस वंश की नींव रखी थी 319 एडी, 319 ईसा पूर्व में अभी हम नहीं है, अभी हम आ चुके हैं आपके एडी में। तो 319 एडी में जिस व्यक्ति ने गुप्त साम्राज्य की वंश रखी, उस व्यक्ति का नाम था, उस फाउंडर का नाम था श्रीगुप्त। जैसे आपने मौर्य वंश के फाउंडर का नाम जाना चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण वंश के फाउंडर का नाम आपने कुजला खटफिसस जाना, उसी तरीके से आपको ये भी वंश और इसके भी फाउंडर का नाम आपको याद रखना है कि नाम था श्रीगुप्त। इस श्रीगुप्त के संबंध में सिर्फ दो ही बात आपको जाननी है, जिसमें से एक बात मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है, वो था उसका फाउंडर। दूसरी बात यह है कि इस श्रीगुप्त ने जो उपाधि, कहते हैं जो टाइटल धारण किया, उसका नाम था महाराजा। महाराजा की उपाधि किसने ली ये आपसे पूछा जाता है। एकराट की उपाधि किसने ली ये आपसे पूछा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली ये आपसे पूछा जाता है। कविराज की उपाधि किसने ली ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। मतलब टाइटल या दूसरे नाम, हम किस नाम से उस व्यक्ति को जानते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइटल। तो इस व्यक्ति ने, इस फाउंडर ने गुप्त वंश की नींव 319 एडी में रखने के बाद जिस टाइटल को अपने आप को कहा उसने महाराजा, और अपनी राजधानी उसने पाटलिपुत्र बनाई, जो उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद था आपका, मगध का राजधानी था पाटलिपुत्रा। तो उसी को इसने कंटिन्यू किया और अपनी राजधानी भी इसने पाटलिपुत्र बनाई। काम खत्म हो गया इस श्रीगुप्त के, श्रीगुप्त साहब चले गए। उसके बाद इनका बेटा उनसे गद्दी पर बैठा, किसी काम का शासक नहीं था, लेकिन चूंकि श्रीगुप्त का बेटा था और उसके आने वाले जो बड़े राजा थे उसका वो बाप था, इस कारण से वो नाम इंपॉर्टेंट है, और नाम था घटोत्कच। नाम सुना, नाम सुना, क्या बोला हमने? घटोत्कच। कहते हैं ना घटोत्कच की तरह मत बैठो। तो ये घटोत्कच आखिर आया कहां से? तो आया आखिर आपके इतिहास से ही, आया गुप्त साम्राज्य से ही आया। गुप्त साम्राज्य में उसके फाउंडर के बेटे के रूप में नाम था घटोत्कच, और इस घटोत्कच ने भी अपने पापा को ही आगे बढ़ाया, और उसने भी बोला कि अगर मेरा जो फादर था वो महाराजा था तो मैं भी महाराजा हूं। कहने का मतलब ये कि उसने भी महाराजा की उपाधि ही धारण की। अभी घटोत्कच साहब भी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दे दिया जिस व्यक्ति के आर्मी की तुलना हम आपके नेपोलियन के साथ करते हैं। तो समझ जाए कि नेपोलियन के साथ आप अगर किसी व्यक्ति, किसी इंपेरर, किसी इंडियन इंपेरर की तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब वो कोई खास होगा। और खास इस क्रम में था कि उसको वायलिन, जो वीणा है, उसको बजाने का उसको बहुत शौक था। उसने जितने भी सिक्के चलवाए उसमें अपने आप को वो वायलिन बजाते ही दिखा गया, और उसने भी एक टाइटल को धारण किया जिस टाइटल का नाम था कविराज, क्योंकि वो खुद गाता भी था, कविता बनाता था, गाता था। कविराज की उपाधि धारण की, बीना बजाना का शौकीन था। अफगानिस्तान से लेके उसने आंध्र प्रदेश तक की सीमा कायम की थी। उस व्यक्ति का नाम समुद्रगुप्त था, और उसकी तुलना नेपोलियन के साथ की जाती है। बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुका है गया है। तो समुद्रगुप्त का फादर घटोत्कच, समुद्रगुप्त वीणा वायलिन बजाने का शौकीन, कविराज की उपाधि धारण की, नेपोलियन के साथ इसकी तुलना, समुद्रगुप्त साहब चले गए। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? तो समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त साहब आ गए। समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त। ये जब बेटा गद्दी बैठा समुद्रगुप्त के जाने के बाद, तो जो शक डायनेस्टी था उनका उस पर अटैक हो गया। रामगुप्त साहब बोले कि ये अब हमसे होने वाला नहीं है, आप अटैक करो, आप जो है वो हम हार मानते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। अपने आप को तो उसने आत्मसमर्पित करवाया ही, साथ साथ उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था ध्रुव देवी, उसको भी उसने उसके हवाले कर दिया। किसने?
समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। नाम पूछ रहा हूं, किसने? रामगुप्त, है ना? तो रामगुप्त ने अपने वाइफ ध्रुव देवी को भी आत्मसमर्पित करवा दिया शक के साथ में। लेकिन रामगुप्त का एक भाई था। ये भाई साहब बोले कि भाई ये तो तुमने ठीक नहीं किया है, तुमने अपने साम्राज्य को तो नीलाम करवाया है, साथ साथ जो भाभी है उनको भी आपने आत्मसमर्पित करवा दिया। आवाज आ रही है ना? यस 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 सर, यस सर। सर को नहीं आ रही शायद। यस सर, आ रही है आवाज। अभी आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, चलिए, एक कॉल आ गया था, इस कारण से मेरे पास आवाज नहीं आ रहा था आप लोग का। क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? रामगुप्त ने, रामगुप्त। हाँ, रामगुप्त साहब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि अब हमसे होने वाला नहीं है। भाभी को, मतलब अपनी वाइफ को भी उसने बोला कि भाई तुम भी जाओ अब मेरे साथ। उसका एक भाई था, वो भाई बोला कि रामगुप्त भाई तुमने सही नहीं किया है, इस कारण से हम अब किससे बदला लेंगे? बदला किससे लेंगे? अरे जागो जनता जागो। किसने रामगुप्त को हराया था? शक वालों ने हराया था, शक डायनेस्टी वालों ने। और उस रामगुप्त के भाई ने शक को ना तो हराया ही, ध्रुव देवी जो उसकी भाभी थी उसको भी छुड़ाया और बोला कि निकम्मा मेरे साथ भाई इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। अपने भाई को भी खत्म कर दिया और अपनी भाभी जो विडो थी उससे उसने शादी भी कर ली। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी को जिस बड़े नाम से हम जानते हैं वो नाम है विक्रमादित्य। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने, क्योंकि गुप्त वंश में अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य इस चंद्रगुप्त द्वितीय से ही पूछा जाएगा। चंद्रगुप्त, मैंने पहला क्या बताया? मैंने बताया कि श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर, उसके बाद बताया उसका बेटा घटोत्कच, उसके बाद बताया उसका बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त आए, रामगुप्त के बाद उसका भाई आया जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका टाइटल दिया हमने विक्रमादित्य का। सबसे शक्तिशाली शासक तो था ही, और इसका दरबार जो था, मैं जब आपको बुक्स लिखा रहा था उस समय बताया था कि देयर आर ओनली टू एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री, वन इज फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री एंड सेकंड अनदर फ्रॉम द मिडावल हिस्ट्री, जिसके दरबार में 9 जेन्स रहते थे। नौरत्न कहते हैं हम उसे। 9 जेन्स मतलब 9 बड़े इतिहासकार, 9 बड़े व्यक्ति। और ये वही व्यक्ति है, ये वही शासक है जिसकी दरबार भी 9 बड़े नाम से सजे हुए थे। चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो वारामिहिर हो, चाहे वो छपनक हो, भरूची हो, शंकु हो, ये सारे बड़े नाम आपके इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और इसका दरबार न सिर्फ 9 जेन्स के कारण इंपॉर्टेंट था, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इसके कोर्ट में बौद्ध साहित्य को पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए पाटलिपुत्रा में एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था फाहियान। फिर से बोलता हूं, सुने मैं किस चीज पे कैसे इंपॉर्टेंस देता हूं, कहां पर जाके मैं रुकता हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्ट बताते हुए चल जाता, लेकिन रुक गया फाहियान पे तो समझ जाए ये फाहियान, ये मेगास्थनीज, ये ह्वेनसोंग, ये जो भी आया है वो कितना इंपॉर्टेंट आपके इतिहास के लिए है। आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा इतिहासकार आया, या ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया है, या फिर आपका फाहियान किसके दरबार में आया है। तो अभी हम फाहियान पे हैं, फाहियान पे हमारी कंसंट्रेशन है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। कहां आया था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी उस गुप्त डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी, तो पाटलिपुत्र में आया था। पूछा जाएगा कौन से लैंग्वेज को पढ़ने आया था, क्या वो पाली था, क्या वो हिंदी था, क्या वो संस्कृत था। द आंसर इज संस्कृत। इतनी बात चंद्रगुप्त द्वितीय में आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त द्वितीय चले गए, उसके बाद जो शासक गद्दी बैठे उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में
पहली और आखिरी बात, रेलवे हो, एसएससी हो, और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सुन लें। अभी तक मैंने विक्रमादित्य भी बताया, मैंने कविराज समुद्रगुप्त भी बताया, लेकिन ये नहीं बोला कि आज के क्लास की सबसे बड़ी बात है, अभी जिस शासक पे हम खड़े हैं वो शासक आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद का शासक है, उसका नाम है कुमारगुप्त। और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात यहीं से मैं ले रहा हूं कि कुमारगुप्त ने जिस यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की थी उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके ना? यस सर। या बाउंस बैक हो गया? जितने तेजी से मैंने आपको बताया उतनी तेजी से आपने मेरे को हैदराबाद में भेज दिया। नहीं। हाँ? कहीं हो सकता है ना न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल हो गया हो कि सर ये लो, जितना आप बताते हो आप ही घर लेके वापस जाओ। अरे मैं क्या जाऊंगा? हाँ, ठीक है। तो कुमारगुप्त में पहले और आखिरी और आज की क्लास की सबसे बड़ी बात मैंने आपके साथ डिस्कशन की कि जिस व्यक्ति ने, देखिए 3 जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक विक्रमशिला, दूसरा तक्षशिला और तीसरा नालंदा। नालंदा पर आज हम हैं। जब हम विक्रमशिला पे आएंगे तो हम पाल वंश में रहेंगे, धर्मपाल के ऊपर। और तक्षशिला आपके इंडिया में आज के डेट में नहीं है, बट उसके भी एस्टैब्लिशमेंट को हम कराएंगे। बट नालंदा विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट जिस व्यक्ति ने किया था वो व्यक्ति गुप्त वंश का है, निकम्मे शासकों में से एक है, लेकिन कुछ तो काम अच्छा किया था इसने, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त साहब चले गए। उसके बाद जिस व्यक्ति को भारतीय इतिहास ने लिखा है उसका नाम था स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त ने अपने मंत्री के साथ मिलके, उसके मंत्री का नाम था चक्रपाणी, और उसके साथ मिलके एक बड़े डैम का एस्टैब्लिशमेंट किया, और उस डैम का नाम था सुदर्शन झील या फिर सुदर्शन डैम। बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन आपके लिए एसएससी सीजीएल वाले, सुदर्शन डैम का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है? तो आपसे अगर राजा दिया हुआ हो तो आप हमेशा और हमेशा स्कंदगुप्त पे ही लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम दिया हुआ हो तो चक्रपाली पे आप टिक लगाएंगे, क्योंकि चक्रपाली उसका मंत्री था, राजा स्कंदगुप्त था, सुदर्शन वो डैम था। स्कंदगुप्त साहब चले गए, कुमारगुप्त साहब चले गए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चले गए, उसके ऊपर उसका भाई रामगुप्त चला गया, उसके ऊपर उसका पिता समुद्रगुप्त चला गया, उसके ऊपर चंद्रगुप्त प्रथम चले गए, उसके ऊपर घटोत्कच चला गया, उसके ऊपर आपका श्रीगुप्त साहब चले गए। इतिहास आखिरी के समय में थी, और आखिरी जिस शासक को हमें याद रखना है कि गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन था, जैसे मौर्य वंश के आखिरी शासक आपने बृहदत्त को याद रखा है, वैसे ही गुप्त वंश के आखिरी शासक कुमारगुप्त तीसरे को हम याद रखना है। कुमारगुप्त को हमने बताया कि धर्म आपके नालंदा विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किया, बट ये जो था इसका नाम था कुमारगुप्त। रोमन में हम 3 याद रखेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री को हम बंद कर देंगे कि कुमारगुप्त थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। डन? समझ में आया? ये कहानी बच्चों की कहानियां लिखने वाला विष्णु शर्मा, लिखता था पंचतंत्र। तो मैंने भी बहुत आसानी से छोटे भाषा में समझने के लिए आपको इस गुप्त वंश की कहानियां बताई हैं, लेकिन लिखने वाला मैं राइटर नहीं हूं। अभी 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी उन चीजों को रिपीट करेंगे। लिखे हेडिंग गुप्त डायनेस्टी। पहले पानी पीने दो, ईंधन होना चाहिए तब तो गाड़ी बढ़ेगी। पढ़ने में मजा आता है, बशर्ते कि मजा आपको आना चाहिए। गुप्त डायनेस्टी, कितना साल कौन सा लिखूं? 319 एडी, और इधर लिखता हूं सर कैपिटल कौन सा? अफगानिस्तान ना? और कौन सा कैपिटल है? पाटलिपुत्र। हाँ, लिखो। पहली बात श्रीगुप्त, यहां पर लिखता हूं उसकी पहली बात फाउंडर, और दूसरी बात टाइटल महाराजा।
घटोत्कच, टाइटल महाराजा। बताने में शायद ये छूट गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, टाइटल महाराजा धीराज। बताता हूं क्या लिख रहा हूं। चले, अभी तक मैं 4 राजाओं के नाम लिखा है। पहला है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त में हमने लिखा फाउंडर है, महाराजा का टाइटल इसने लिखा है, लिया है। उसके बेटे का नाम था घटोत्कच, इसने भी महाराजा की टाइटल ली है, सेम। उसके बाद उसके बेटे का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, उसने एक उपाधि ली, बोला का मेरा बाप और मेरा दादा अगर महाराजा था तो मैं उसके आगे हूं, मैं महाराजा धीराज हूं। उसके बाद समुद्रगुप्त कविराज, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है कविराज, क्योंकि ये वायलिन बजाता था। जितने भी सिक्के इसने चलाए उस पे वायलिन बजाते ही इसका फोटो अंकित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, कि समुद्रगुप्त इंट्रोड्यूस हिज क्वाइन वेयर ही इज फाउंड टू प्ले वायलिन एंड ही इज कंपेयर्ड विद द ग्रेटेस्ट किंग नेपोलियन। न सिर्फ कविराज की उपाधि, अश्वमेघकर्ता की उपाधि, परम भागवत की उपाधि और विक्रम की उपाधि इसने ली है समुद्रगुप्त में। लिखा है पहले इन चीजों को, मेरे से पूछे भी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त ने कविराज के साथ साथ अश्वमेघकर्ता, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ जो होता था इसमें घोड़े को छोड़ा जाता था एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के कारण। जहां तक घोड़े को पकड़ने वाला कोई भी मौजूद नहीं है वहां तक उस शासक की पूरी सीमा समझी जाती थी, तो वो करने वाला भी वही व्यक्ति था। इस कारण से इसने एक और टाइटल लिया, वो था अश्वमेघकर्ता। उसके बाद परम भागवत और विक्रम जैसी 4 उपाधि इसने ली। इसकी कंपैरिजन नेपोलियन के साथ की जाती है। He introduced coin where he found to play violin। जितने भी क्वाइन इसने इंट्रोड्यूस किए उसके ऊपर कवि मतलब चूंकि कविता का ये प्रेमी था इस कारण से वीणा बजाते हुए उसका अंकन मिलता है समुद्रगुप्त। लास्ट लाइन क्या बजाते हैं? वायलिन। वायलिन, वायलिन, वीणा, वीणा। He found with, He found, क्या 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 लिखना है? वही लिखा है he introduced coin, he introduced coin, he introduced coin where he found playing of violin। बीना बजाते हुए हर एक सिक्के के ऊपर इसका अंकन मिलता है। जैसे आपके सिक्के के ऊपर है वैसे ही इसके जो सिक्के जारी किए उसमें इसका ही फोटो और वीणा को बजाते हुए का फोटो मिलता है। तो कविता का प्रेमी, इस कारण से कविराज की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा। डन? Yes.
ओके, हटाओ क्या बाकी जनता? हाँ अभी कौन आएगा गद्दी पे, कौन बैठेगा अभी? सर राम कुछ नाम था उसका, आपने बोला। भगवान राम। उसके बाद बैठेगा राम साहब, तो राम है और उसके साथ लिखा हुआ है गुप्त डायनेस्टी का है, तो रामगुप्त लिखे। इसमें क्या लिखेंगे? तो सकाज अटैक, he got defeated, and surrendered himself and wife का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखता किसी भी कंडीशन में नहीं। ध्रुव देवी। Sakaz attack, he got defeated, surrendered himself and his wife Dhruv Devi. Most important, चंद्र गुप्त कौन सा? द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अच्छा, आपसे अगर पूछा गया कि चंद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी का है, आप आंसर क्या लगाएंगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चंद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी का है? मौर्य डायनेस्टी। और किसी का आंसर वेरी करेगा या सेम है? मौर्य डायनेस्टी। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम है कि इसी को कहते हैं कि जानते हुए भी गलती जहां पे होती है वही एग्जामिनेशन है आपका। जब तक, फिर से बोल रहा हूं, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको नहीं पूछा जाए तब तक चंद्रगुप्त वन को ही हम चंद्रगुप्त मानेंगे। अगर मैं बोलता कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से डायनेस्टी का है, फिर आप बोलते सर मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर है, तो चलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि चंद्रगुप्त कौन सा डायनेस्टी का है, तो चंद्रगुप्त उसी डायनेस्टी का है जो हमने लिखा है चंद्रगुप्त फर्स्ट में। हमने लिखा है क्या अभी चंद्रगुप्त फर्स्ट? अरे लिखा है क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट अभी? यस सर। हाँ, इस कारण से मैं बोलता हूं प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। जितना बार आप एमसीक्यू छुड़ाएंगे, है ना, अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, कोई सा भी जो एग्जाम जिसमें जीएस का क्वेश्चन पूछा हो गया उसको धो डालिए। जितना आप मल्टीपल क्वेश्चन आप करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा, अच्छे इस तरीके से आंसर हो सकता है ना। इसका से पढ़ना, कंसेप्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीजों को प्रैक्टिकली आपको एग्जामिनेशन में यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश में भी आपने पढ़ा है, लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको लगेगा कि हमने चंद्रगुप्त पहली बार तो मौर्य की डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में पढ़ा था, वहीं पे धो डाला आपने। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। एमसीक्यू सॉल्व करें। हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किया आपके साथ, एंशिएंट हिस्ट्री को संभवतः आज हम खत्म करेंगे। तो मॉडर्न और एंशिएंट के कोई से भी एमसीक्यू आपको मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं आपको, उसको बनाएं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी टाइटल लिखे हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, टाइटल विक्रमादित्य। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसमें लिखें इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर क्वाइन। अभी तक हमने गोल्ड क्वाइन देखा था, किसने इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड क्वाइन भाई? इंडो ग्रीक शायद से। तो वेरी गुड, एक्सेलेंट।
क्या नाम है आपका? रोहित। वेरी गुड रोहित। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के इशू किए थे, जबकि जो ग्लास कॉइन था वो सातवाहन ने इंट्रोड्यूस किए थे, है कि नहीं? वेरी गुड। जिसने ही बोला है गोल्ड कॉइन हिंद यूनानी वंश ने इंट्रोड्यूस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कौन सा कॉइन लिखा है? अरे बोलो जनता। सिल्वर कॉइन। सिल्वर तो सिल्वर कॉइन आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने इंट्रोड्यूस किया है, जबकि उसने अपनी सेकंड कैपिटल उज्जैन बनाई है। लेकिन पहली कैपिटल तो वही थी, कौन सी? तो पाटलिपुत्रा वाली। पहली कैपिटल वही है, बट सेकंड कैपिटल इसने उज्जैन बनाया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करें, छोटे बड़ी एग्जामिनेशन, जनरली बड़ी एग्जामिनेशन जो पीसीएस लेवल की उसमें तो नहीं पूछा जाएगा, बट जो छोटी एसएससी सीजीएल रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइनीज पिलग्रिम, क्या नाम? फाहियान विजिटेड पाटलिपुत्रा to study संस्कृत। चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज बुद्धिस्ट लिखिएगा, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, बुद्धिस्ट था ये। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान विजिटेड हिज कोर्ट इन पाटलिपुत्रा टू स्टडी संस्कृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा लैंग्वेज को पढ़ने आया था? संस्कृत। कहां आया था? तो पाटलिपुत्रा आया था। कौन से धर्म को मानता था? बुद्ध धर्म को मानता था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन सी बुक लिखा भाई? कौन सा बुक लिखा इसने? फोहोको। सारी बात मैंने आपके बोर्ड पर लिखी है, पहले ये लिखें। मैंने क्या क्या बताया वो बताता हूं आपको। मैंने बताया कि रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ करेक्शन होगा तो मेरे से आप पूछिए, मैं बताता हूं। चंद्रगुप्त was the brother, चंद्रगुप्त द्वितीय was the brother of Ramgupta, took the title of Vikramaditya, introduced silver coin, made Ujjain as his second capital. His court was important for visiting of Chinese Buddhist pilgrim Fahian in Patliputra to study संस्कृत लैंग्वेज। अंडरलाइन कीजिए संस्कृत पे और पाटलिपुत्रा पे। आवाज आ रही है ना? यस सर। अभी क्या जानेंगे हम? और कुछ और जानने वाले हैं क्या? कुमार गुप्ता। और क्या जानने वाले हैं? कुमार गुप्ता। नहीं, और कुछ जानने वाले हैं क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य में कुछ और भी बातें? नवरत्न। हाँ यस, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 बड़े जेंट्स थे उस दरबार में। लिखें
9 gems, या फिर नवरत्न? आज भी नवरत्न महारत्न कंपनी है, वो भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी नवरत्न कंपनी है, कौन सी महारत्न कंपनी है, उसका क्राइटेरिया भी आपको जानना है। लेकिन छोड़ दें, वो जब इकोनॉमिक्स में आएंगे तो उसकी बात हम करेंगे। 9 बड़े इतिहासकार, संभवतः थोड़ा इंक डालना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ। कौन कौन सा नाम है? तो नाम वही व्यक्ति है जिसने 5-6 किताब लिख दिया है। कौन सा? कौन नाम? कालिदास। कालिदास। उसके बाद जीरो का आविष्कारक आर्यभट्ट। उसके बाद धन्वंतरी, चिकित्सक था ये, बेसिकली फिजिशियन थे, धन्वंतरी साहब। वारामिहिर है, अमिताभ बच्चन का दोस्त अमर सिंह है, माघ है, छपनक है, भरूची है। तो ये सब इनके नवरत्न है। आपसे पूछा जाएगा हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य? पहला है कालिदास, दूसरा आर्य भट्ट, तीसरा धनवंतरी, धनवंतरी, चौथा वारामिहिर, MIHIR। उसके बाद अमिताभ बच्चन को याद रखने का अमर सिंह, 5 हो गए। छठा शंकु, शंकु। सातवां वरुचि, वरारुचि। आठवां कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमर सिंह, शंक, वरुचि। उसके बाद माघ, और एक याद, हाँ, एक शपनक। ये 9 नाम है जिसको आपको याद रखना है। अकबर, बीरबल, तानसेन, ये सब अकबर में है। अभी कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वारामिहिर, अमर सिंह, शंकु, भरूची, माघ एंड छपनक। छपनक में एक के साइलेंट है। ये नाम आपको याद रखने हैं। नाइन जेंस, नौरत्न। हटाओ? यस सर। अभी हमको जानना है कि इसके बाद कौन सा शासक आया। तो इसके बाद आए आज के क्लास की सबसे बड़ी बात वाले शासक, नाम था कुमारगुप्त। क्या जानेंगे हम? बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। स्कंदगुप्त, Hun's attack and constructed Sudarshan Dam with Chief Chakrapali। क्या लिखा हमने? हमने लिखा
कि कुमारगुप्त गद्दी पे बैठा, क्या किया है उसके लिए, तो हमने लिखा है कुमारगुप्त बिल्ड या फिर कंस्ट्रक्टेड भी आप लिख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी आफ्टर कुमारगुप्त जो गद्दी पे बैठा हुआ। आवाज आ रही है? सर नहीं। तो मैंने पूछा कैसे? हाँ सर आ रही है। पहले नहीं आ रही थी। ओके, स्कंदगुप्त में हमने लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कंदगुप्त में हुई हुन्स अटैक। मध्य एशिया में बेसिकली ये जाति पनप रहे थे और वो भारत में आक्रमण कर रहे थे। इनके समय भी आक्रमण हुआ था, बट एक्चुअल आपको जानना है कि हुनों का अटैक कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था। तो स्कंदगुप्त में आप लिखेंगे हुन्स अटैक वाज स्टार्टेड एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन डैम, मैंने कैपिटल में लिखा है, विथ हिज आर्मी चीफ चक्रपाली। और आखिरी बात आज के क्लास और इस हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री की आज की आखिरी और आपके एंशिएंट हिस्ट्री की आखिरी लाइन लिखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज कुमार गुप्त थर्ड। स्कंदगुप्त कौन था? कौन था? स्कंदगुप्त में लिखिए हुन्स अटैक वाज स्टार्टेड इन द टाइम एंड सेकंड फैक्ट लिखें स्कंदगुप्त कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन डैम विथ हिज आर्मी चीफ चक्रपाली। और आखिरी बात लिखेंगे कुमारगुप्त थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ओके, यस सर। यस। तो यहीं पे आपके इस क्लास को हम रोकेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को हम खत्म करने के बाद नए क्लास की शुरुआत हम संभवतः नेक्स्ट क्लास में आपके साथ करेंगे।